तो हम पढ़ रहे हैं DHTML, उसमें हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट हैं इसे हम देख रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आपको मैंने बताया था कि कुछ पार्ट्स आते हैं, उसको भी मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं। आपने देखा था कि यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो सारे स्टेटमेंट जो कंट्रोल फ्लो को चेंज कर देते हैं उन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है, या फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं वो। ऐसे स्टेटमेंट को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, ब्रांचिंग और लूपिंग। ब्रांचिंग दो टाइप की होती है, कंडीशनल ब्रांचिंग और अनकंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग के अंदर दो टाइप के स्टेटमेंट आते हैं, इफ एल्स और स्विच केस। इफ एल्स में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, लेडर इफ, नेस्टेड इफ, वो पार्ट्स ऑफ इफ है, वो सारे स्टेटमेंट इसमें आएंगे। अनकंडीशनल ब्रांचिंग में एग्जिट के बदले आपका रहेगा ब्रेक और कंटिन्यू और गो टू। इसके बाद आप देखेंगे कि जो लूप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि लूप में एंट्री करने से पहले ही आपकी वैलिडिटी चेक की जाती है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपका लूप आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इस बात को पहले ही एंट्री करने के पहले ही वेरीफाई कर दिया जाता है। और एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि अगर आप एग्जिट कंट्रोल लूप में यहाँ पर होता है एक ही, जिसमें होता है डू व्हाइल, इसमें फॉर लूप होता है। तो एंट्री कंट्रोल जो लूप होता है उसमें पहले ही वैलिडिटी चेक की जाती है और एग्जिट कंट्रोल में लास्ट में वैलिडिटी चेक की जाती है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम देने आते हैं तो सेंटर में एंट्री करने के पहले ही आपका एडमिट कार्ड चेक हो जा रहा है, तो उसे एंट्री कंट्रोल बोलेंगे। एंट्री करते समय ही कंट्रोलिंग की जा रही है कि कौन लूप में एंटर होगा या नहीं होगा। एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है, सारे लोग एंट्री कर देते हैं, एग्जाम दे देते हैं, जब वो एग्जिट कर रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं, उस समय उनका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप का फायदा नहीं है, एग्जिट कंट्रोल लूप की प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एलिमेंट वो एलिजिबल हो चाहे ना हो, वो एक बार तो लूप में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो बाहर निकल के सेकेंड टाइम जब लूप में एंटर करता है तो उसको वो एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन एंट्री कंट्रोल लूप जस्ट उल्टा है, एंट्री करते समय ही अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वो एंट्री ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों ही लूप जो है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं और सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं, सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, आज ये दो स्टेटमेंट इसको हम कर लेंगे, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट को दोनों को कवर करेंगे। एग्जाम में अगर आता है एक्सप्लेन कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, तो इसका मतलब होता है कि आपको इफ एल्स और स्विच के बारे में बताना है। जब भी ब्रांचिंग पूछा जाए, अगर एग्जाम में आता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए, तो आप ये पूरा चीज बता सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है कि ये वाला बताना है। क्लियर है? आज की जो क्लास है उसमें हम इसको कवर करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो होगा कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट, जिसमें हम ये दो टॉपिक्स को कवर करेंगे और इनको आपने पहले भी सी में कर लिया है। तो इनके सिंटेक्स, इनका फ्लो चार्ट, इनके इनपुट आउटपुट प्रोसेस से आप पहले ही वाकिफ हैं। तो आइए हम जंप करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड पर और इफ एल्स का कोड हम सबसे पहले करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हम दो विंडो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये मेरा पहला जो विंडो है इसमें हम कोड करेंगे, जो कि मेरा कोड एडिटर है नोटपैड प्लस प्लस, और यहाँ पर जो फाइल मैंने ओपन की है उस फाइल का नाम है test1.html, जो कि ई ड्राइव में एग्जाम्पल नाम के फोल्डर के अंदर है। सेम फाइल को मैं ओपन कर लूंगा एक वेब ब्राउजर पर। तो इस प्रकार से हमारे पास दो विंडो यहाँ पर ओपन हो गए हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो लोग नए हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड में एक कोड विंडो है, यहाँ पर हम कोड करेंगे, सेव करेंगे, और यहाँ जब लोड करेंगे क्योंकि सेम फाइल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ हमें आउटपुट दिखाई देगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हम इवन ऑड का प्रोग्राम जो है वो बनाने वाले हैं इफ एल्स की मदद से। क्लियर है? तो इफ एल्स की मदद से हम इवन ऑड का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें टू वे ब्रांचिंग का
यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल सा कोड है इसका। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं और इसमें एक नंबर दे दिया मैंने। आपको पता है 6 एक इवन नंबर है और हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको लिखना है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा इफ एन मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। ये कोड आपने सी में भी किया हुआ है। और इसका दूसरा पार्ट है वो है एल्स, और मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पर हम सी में लिखते थे प्रिंट एफ, यहाँ पर प्रिंट एफ ना लिख करके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमको लिखना होगा इवन। प्रिंट एफ की जगह पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एल्स की जगह पे क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑड। ये हमारा कोड रेडी है और मुझे लगता है कि इस कोड से सभी लोग वाकिफ हैं। इसका जो आउटपुट है, इसकी जो वर्किंग होती है कुछ इस प्रकार से होती है। n में एक वैल्यू है 6। अगर 6 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, ये जो ऑपरेटर है मॉड्यूलर ऑपरेटर, वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल अगर 0 बचता है या रिमाइंडर 0 बचता है तो वो नंबर इवन होगा। और आपको पता है कि ये टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इसमें दोनों कंडीशन आपको दी गई होती है। कंप्यूटर को दोनों कंडीशन बता दी जाती है। कंप्यूटर पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करता है और इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा। फिलहाल अभी ये ट्रू हो रहा है इसलिए आउटपुट में इवन आएगा। क्लियर है? अब मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे जब लोड करूंगा तो मेरा आउटपुट आ गया इवन। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज करके 7 कर देता हूं और जब मैं सेव करता हूं तो आउटपुट आ रहा है मेरा ऑड। क्लियर है? ये आपको आउटपुट दिख रहा होगा। तो ये जो कोड दिख रहा है इसमें जो लॉजिक लगा है सेम लॉजिक है जो आपने सी में पढ़ा है, बट इसको थोड़ा सा इसका यूजर इंटरफेस हमको थोड़ा अच्छा बनाना है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो आइए हम फॉर्म को भी इसमें जोड़ करके देख लेते हैं। फॉर्म टैग के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो फॉर्म मैंने डिजाइन किया और एक और फॉर्म को एंड कर दिया। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ये सारी चीजों को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट मैंने ऐसा लिखा है, तो जब मैं इसको सेव करूंगा तो फॉर्म पर एक यहाँ पर ऐसा बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर मैं कोई नंबर दूंगा और दूसरे बॉक्स में मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं सेम कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स बना लिए ऐसा। अब इनको नीचे करना है, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को नीचे करना है, तो हमें यहाँ पर BR लगाना पड़ेगा। ये सभी को पता है। तो मैं एक BR लगा दिया और ये नीचे आ गया। इसके ऊपर में कुछ यहाँ पर हमको लेबल देना है, तो हम यहाँ पे लेबल लिख देते हैं एंटर नंबर, और मैंने एक लेबल दे दिया। अब जब मैं सेव करूंगा तो पहले के आगे आया एंटर ए नंबर और दूसरे के आगे आना चाहिए रिजल्ट। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, इसको अलाइन कर सकते हैं हम। हमें अलाइन करने भी आता है। फिलहाल हम अभी कोड पे या लॉजिक पे ध्यान दे रहे हैं। अगली क्लास में हम इसको अलाइन करके भी देख लेंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक बटन आ जाए छोटा सा। तो यहाँ पर बटन लाने के लिए हम फिर से BR लिखते हैं ताकि बटन नीचे आएगा। और बटन लाने के लिए यहाँ पर बटन टाइप इक्वल टू बटन, मैंने एक बटन बना दिया और बटन के ऊपर मैंने लिख दिया है, लिख देते हैं या चेक लिख देते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं बटन। तो अब आप देखेंगे कि आपका एक फॉर्म रेडी है। मैं जब यहाँ सेव करके लोड करूंगा तो यहाँ पर एक फॉर्म आपका इनपुट बटन टाइप इक्वल टू बटन, आपका फॉर्म रेडी है यहाँ पर। भले ही इसको आप अरेंज करके थोड़ा अट्रैक्टिव लुक दे देंगे, हम अभी कोड पे ध्यान दे रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई नंबर दूंगा 4, तो यहाँ पर आएगा जो रिजल्ट है वो आना चाहिए आपका इवन। मैं यहाँ पर दूंगा 5 और क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आना चाहिए ऑड। फिलहाल अभी ये लिंक नहीं हुआ है, हमने खाली डिजाइन किया है।
तो हमारा फॉर्म रेडी है। अब मैं इस जो इवन ऑड वाला जो कोड है उसको इस फॉर्म से लिंक कर दूंगा। तो ये फॉर्म टैग के बारे में सभी लोग जान रहे हैं और ये हमारा स्क्रिप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे इस फॉर्म को इस कोड से लिंक करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मैं इस विंडो को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हर यहाँ पर भी इसको अलाइन कर देते हैं ताकि कोड समझ में आए। हमको यहाँ पर ना आईडी देना पड़ेगा, बिना आईडी के हम किसी एलिमेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आईडी में मैं दे देता हूँ num1, पहले वाले को दे दिया मैंने num या num नाम दे देते हैं। पहले वाले की आईडी दे दिया मैंने num, दूसरे वाले की आईडी दे दिया मैंने रिजल्ट। तो पहला जो इनपुट बॉक्स होगा उसकी आईडी है num और दूसरा जो है उसका नाम क्या है, रिजल्ट आईडी। ठीक है। और जो बटन है इसमें मैं ऑन क्लिक इवेंट पर यूज करूंगा। ऑन क्लिक, जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने चेक, यानी कि बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो चेक नाम का एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये जो स्क्रिप्ट है इसको मैं चेक मानूंगा। ये स्क्रिप्ट का जो काम है वो करना होगा, चेक करना कि वो इवन है कि ऑड है, लेकिन इसका नाम चेक देना है। तो मुझे इस पूरे कोड को एक ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा जिसको फंक्शन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन और इसका नाम दिया मैंने चेक। ये देखिए इसका नाम बनाया और इसको यहाँ ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज करने पर क्या हो गया ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक फॉर्म बनाया और नीचे एक स्क्रिप्ट बनाई है। क्लियर है? इस स्क्रिप्ट में ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको मैंने एक बंच कर दिया या पैक कर दिया फंक्शन के अंदर चेक नाम से। क्लियर है? अब यहाँ पर बटन पर मैंने लिखा है, देखिए कि बटन पर जब भी क्लिक होगा तो वो चेक वाला फंक्शन कॉल कर देगा, यानी चेक वाला प्रोसीजर, ये पूरा काम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप होगा। और बटन जो है, पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम दिया है मैंने num1 और दूसरे का नाम दिया है रिजल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 7 नहीं होगी, n की वैल्यू क्या होगी, इस num1 से आएगी। n की वैल्यू क्या होगी, num1 से आएगी। तो n की वैल्यू आप यहाँ पर ले लीजिए, n इक्वल टू, अब वैल्यू लेने के लिए आपको पता है कि हमें ये लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको पता है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी करने से हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसका जो एलिमेंट है इसका मैं नाम दिया हूं, यानी कि इस लाइन का मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट में ऐसे को सेलेक्ट करिए जिसकी आईडी जो है वो नम है, जो कि ये पहला वाला है। ठीक है। उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को निकालिए और एन में दे दीजिए। क्लियर है? तो ये जो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू एन में आ जाएगी। अब यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं है। ये लाइन क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे HTML डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिए फिर से इस लाइन का मतलब, इस लाइन की मीनिंग में समझा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट में इस डॉक्यूमेंट में ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करिए जिसकी आईडी num1 है। तो इसकी आईडी num1 है पहले वाले की। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू 5 होगी। वो वैल्यू कहां चले जाएगी, n में। अब वो n से कैलकुलेट करेगा और यहाँ पर इवन लिखना है कि ऑड लिखना है। मैं चाहता हूँ इवन ऑड यहाँ नीचे ना लिखा है क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने से नीचे लिखाएगा। मैं चाहता हूँ ये इवन ऑड इस बॉक्स में लिखा है। तो निश्चित सी बात है इसकी आईडी लेनी पड़ेगी और इसकी आईडी क्या है, रिजल्ट। तो सेम यही वाला जो आइडिया है ये हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इवन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट वैल्यू इक्वल टू, सॉरी इवन नहीं रहेगा यहाँ रिजल्ट रहेगा। ठीक है। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि डॉक्यूमेंट में से, इस डॉक्यूमेंट में से ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट कीजिए जिसकी आईडी रिजल्ट है। तो इसकी आईडी रिजल्ट है सेकंड वाले की।
उसकी वैल्यू क्या कर दो आप, इवन। ठीक है, और अगर एल्स पार्ट होता है तो इसकी वैल्यू क्या करना है, हमको ऑड करना है। सेम ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड रेडी है। एक बार फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने एक फॉर्म टैग बनाया है, फॉर्म में दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, एक का नाम आईडी रखी है नम, दूसरे का नाम है रिजल्ट, एक बटन बनाया है, उसमें ऑन क्लिक इवेंट लगाया है, ये जावा स्क्रिप्ट को कॉल करता है, चेक नाम का फंक्शन कॉल कर रहा है, और यहाँ पर स्क्रिप्ट बनी है जिसमें चेक लिखा है और इसमें वैल्यू ली जा रही है, नम से कैलकुलेट किया जा रहा है, और ये आउटपुट हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है? अब हम इसको सेव करते हैं और आप यहाँ पर अब इसका आउटपुट देखने के लिए रेडी है। यहाँ पर हमारा फंक्शन मैंने 5 लिखा, तो आउटपुट में यहाँ पर अभी कुछ मिस्टेक होगा तो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, अच्छा ऑड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट स्पेलिंग प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। यहाँ पर गेट जावा स्क्रिप्ट में अगर कोई एरर होगा तो आउटपुट आपका नहीं दिखाई देता है, कभी कभी लोड भी नहीं होता है, फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑन क्लिक, सर स्मॉल लेटर का तो दिक्कत नहीं है सर, इसमें स्मॉल और कोई बड़ा हो गया होगा। हाँ नहीं वो भी रहता है। डॉक सर ऑन क्लिक के बाजू वाले बटन में ऑन ही। यस सर, बटन में ऑन ही है। इसमें नो सर, वो बटन। यहाँ पर अगर मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ, जैसे मान लो लिखता हूँ ये 22 लिख रहा हूँ, और जब क्लिक करूंगा तो ये इवन दे रहा है। ठीक है, 21 लिखूंगा तो ये ऑड दे रहा है। अब यहाँ पर जो आपका ये जो फॉर्म है इसको अट्रैक्टिव लुक कैसे देना है, टेबल में रख करके कलरफुल लुक कैसे देना है, ये आप कर सकते हैं। आपको फॉर्म को अट्रैक्टिव लुक देना, CSS लगाना, वो सब चीज पता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कैलकुलेशन हो रही है आपके फॉर्म पर, HTML फॉर्म पर एक कैलकुलेशन हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 77, तो कुछ कैलकुलेट किया, या 78 दिया, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू निकाली गई और कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पर इवन या ऑड दे दिया गया। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि जावा स्क्रिप्ट जो है उसकी वो इस काबिल होता है कि आपका जो पेज है उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके, कुछ वैलिडेशन कर सके। यहाँ पर अगर आप रोल नंबर गलत देते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखे एंटर एज, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर एज, आपका एज इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर ये इनपुट लिया है, मैं इसको बड़ा करके कोड दिखाता हूँ। अगर जो आपका एज है वो n है, n ग्रेटर देन 100, अगर आपकी एज जो है 100 के ऊपर है तो वहां पर वो दिखाएगा इनवैलिड। और ओके, ठीक है, अब मेरा ये कोड रेडी है। देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन कर रहा है ये, मैं कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पर मैं लिखा 1005, ये इनवैलिड एज है, और यहाँ पर मैं लिखा 2, तो ये ओके दिखा रहा है। तो इस प्रकार से कोई कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं हम, वैलिडेशन कर पा रहे हैं कि डेटा वैलिड है कि नहीं। और इसके लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं है, हम अपने क्लाइंट पे ही कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट पे करने के लिए एक जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसमें 2-3 खासियत है कि एक तो ये प्रोग्रामिंग की तरह लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है क्लाइंट मशीन पर, क्योंकि HTML के पास इतना पावर नहीं था कि वो ऐसे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, ऐसे कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको दिखा रहा है, और इसके लिए सर्वर पर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोई एज लिख रहा हूँ 22 या 102, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो 102 सर्वर पर जा रहा है और वहां से इनवैलिड ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं 55 लिख रहा हूँ और इसी मशीन पर ही कैलकुलेट होकर के ओके दिखा दे रहा है। तो ऐसा होने के बाद अगर ओके है तो तब जाके सर्वर पर भेजा जाएगा। अगर आप ये वाली जो एज है वो भेजते हो सर्वर पर, फिर वहां से रिटर्न वापस आती है वैल्यू,
और फिर आप उसको करेक्ट करके भेजते हो, तो सर्वर का काम भी बढ़ा और आपका भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए यहाँ से भेजने के पहले ही क्लाइंट पर ही सारी चेकिंग कर ली जाती है, और उस चेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है जावा स्क्रिप्ट, और इसमें लॉजिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। वो सारे ऑपरेशन जो आप सी में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इवन आउट किया और उसमें हमने एक एरिया को कवर किया जिसमें हम ये वाला जो प्रोसेस था इसको कवर किया है, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। समय कम होने की वजह से ये वाला नहीं कर पाए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास समय होगा तो आप वो संडे मंडे वाला प्रोग्राम इसमें बना के देख सकते हैं। सेम कोड है, सेम सी का कोड यहाँ पर उठा के रखिए, सिर्फ प्रिंट एफ की जगह पर ये 2-3 चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ की जगह पे, बाकी सारा चीज जो है वो सेम आपको मिलेगा। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।